is. So first we will know about the definition. Rural development is a comprehensive term. It essentially focuses on action for the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. So in rural area and in urban area there is a difference, because urban areas are far better than rural areas in development process, and rural areas are lagging behind. So the proper definition is that which we are to know that where the rural areas are lagging behind. रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और जो स्पेशली इस बात पे फोकस करता है कि हमने रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया है, और एक्शन प्लान उन सब चीज़ों के लिए जिन चीज़ों में हमारा रूरल एरिया या फिर विलेज इकोनॉमी अर्बन एरिया की तुलना में पीछे रह गई है। जिन क्षेत्रों में रूरल एरिया अर्बन एरिया की तुलना में पीछे रह गया है उन सब एरियाज़ के ऊपर एक्शन प्लान बनाना और विलेज एरिया को भी अर्बन एरिया के बराबर लाना, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वी विल नो दैट व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, मोर स्पेशली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए जो की इश्यूज निर्धारित किए गए उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना जो कि रूरल एरिया में है, जिसमें हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, स्पेशली फीमेल लिटरेसी को बढ़ाना है, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देना है और स्किल डेवलपमेंट में के ऊपर भी ज़्यादा जोर देना है। लोगों की एफिशिएंसी और एक्सपर्टाइज को इंक्रीज करना हमारा रूरल डेवलपमेंट का सबसे पहला इश्यू होगा। हेल्थ, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, एंड रिगार्डिंग हेल्थ इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट that we have studied in our previous class. So health, we are to think about the health issues of the people living in rural areas, and we have to take care of the sanitation facilities, cleanliness facilities and safe drinking water, public health facilities in rural area. Next important point is that is the land reforms. About that we have discussed in second chapter. So land reforms is also the major requirement in rural area. Land reforms जब होगा तो गरीब किसानों को भी ज़मीन में हिस्सेदारी मिलेगी और वो एग्रीकल्चर को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और जब वो फार्मिंग करेंगे तो उनकी कुछ अर्निंग होगी उससे, और ज़्यादा नहीं तो अगर लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो ज़्यादातर भाग है वो ज़मींदार लोग ले लेंगे, लैंड लॉर्ड्स ले लेंगे, तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा और वो अपनी पॉवर्टी की कंडीशन में बना रहेगा। सो लैंड रिफॉर्म्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन रूरल एरियाज। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, एंड इन ईच एंड एवरी लोकेलिटी वी हैव टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज, न्यू रिसोर्सेज, द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, इनोवेटिव रिसोर्सेज। तो जब नए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा, जब नए रिसोर्सेज मिलेंगे तो फिर रूरल डेवलपमेंट है वो आसानी से हो जाएगा। इनकी इश्यूज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना भी एक महत्वपूर्ण इश्यू है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तो फिर रूरल डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या इरिगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, पोस्टल सर्विसेज, एनर्जी सोर्सेज, तो ये सब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी तो फिर रूरल डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं होगी तो फिर रूरल डेवलपमेंट संभव नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होगी तो लोग कोई भी अपना रोज़गार खुद स्टार्ट कर सकते हैं, और ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए भी गाँव में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन फैसिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसान सिर्फ रेन वाटर के ऊपर डिपेंड रहेगा तो फिर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा।
और अगर इरिगेशन फैसिलिटी होगी तो वो खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों उगा पाएगा। और अगर सिर्फ रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहेगा तो उसमें सिर्फ खरीफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन ही वो कर पाएगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि अगर अच्छी रेनफॉल नहीं है तो फिर वो भी उसकी फसल अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो इरिगेशन फैसिलिटी होना ज़रूरी है। क्रेडिट फैसिलिटी की आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसमें HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और फार्मिंग थ्रू द कल्टीवेटर्स, हार्वेस्टर्स और इस टाइप से पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान को क्रेडिट फैसिलिटी की भी ज़रूरत होती है। और अगर उसके पास में क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होगी, बैंक से उसको कम रेट पे लोन नहीं मिलेगा, तो फिर वो एग्रीकल्चर का कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा और फार्मिंग सेक्टर में वो पिछड़ जाएगा और अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। मार्केटिंग, दैट मीन्स प्रॉपर मार्केटिंग शुड बी देयर फॉर द प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय द फार्मर। किसान ने जो भी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया है उसकी अच्छी तरह से मार्केटिंग होगी और सही मार्केटिंग होगी तो फिर उस किसान को अच्छी रेट मिलेगी। और मार्केटिंग फैसिलिटी सही नहीं होगी तो फिर किसान का हर कोई एक्सप्लोटेशन करेगा, विशेषकर बिजनेसमैन, और उससे उसकी जो क्रॉप्स है उसका सही दाम नहीं मिलेगा। सही रेट नहीं मिलने की वजह से वो लॉस की कंडीशन में चला जाएगा। सो मार्केटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज produced goods will be supplied to the urban areas and in other village areas, so transportation is very much essential. Raw material is also gained through the transportation. जब किसान खेती करता है तो रॉ मटेरियल उसको चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज़रूरी है। और भी अगर दूसरा भी जॉब कर रहे हैं लोग तो वहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, विलेज एरिया में रोड्स होता है, फीडर रोड्स जो शहरों से जोड़ने वाली सड़कें हैं और छोटे टाउन्स होते हैं उनको जोड़ने वाली सड़कें अच्छी होनी चाहिए। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें अच्छी होगी तो फिर डेफिनेटली हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा। एंड नियर बाई हाईवेज, फैसिलिटीज़ फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च भी होना चाहिए और उसका एक्सटेंशन भी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन है किसान के पास में जल्दी पहुंचनी चाहिए और गांव में दूसरे जॉब करने वाले जो लोग हैं उनके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगी तो वो अपना कार्य ठीक ढंग से कर सकते हैं। और डिससेमिनेशन ऑफ हेल्थ, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होना जरूरी है जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, दैट इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड थिंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट। इन की इश्यूज, there are some other points in which we will discuss about the special measures for alleviation of poverty, और गांव में गरीबी को मिटाने के लिए स्पेशल मेजर्स फॉलो किए जाने चाहिए और ऐसे तरीके अपनाने चाहिए ताकि गांव में गरीबी मिट सके। एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शन, और जो वीकर सेक्शन है स्पेशली जो गरीब परिवार के लोग हैं या फिर सोशली बैकवर्ड है उन लोगों के लिए भी अच्छी कंडीशन डेवलप करनी ज़रूरी है। अच्छी लिविंग कंडीशन होना ज़रूरी है जिसमें कि बेसिक फैसिलिटी पूरी हो जाए और उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। तो जब बेसिक फैसिलिटी सब लोगों को मिलेगी तो फिर रूरल डेवलपमेंट होगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। एम्फेसाइजिंग एक्सेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कहीं पे भी अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलनी चाहिए और सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली रूरल डेवलपमेंट संभव हो पाएगा। और अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है तो फिर रूरल डेवलपमेंट संभव नहीं होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो देर आर वेरियस चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के कारण या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज चैलेंजेस आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द लिंगरिंग challenges, and lingering challenges are the challenges of rural credit and the challenge of agricultural marketing. अब लिंगरिंग चैलेंजेस का मतलब होता है कि जो बहुत पहले से हमारे चैलेंज बने हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में या रूरल एरियाज़ में, बहुत कई सालों से ये जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं और ये ऐसे चैलेंजेस है जो हमारे सामने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से हैं। तो अब हम उन चैलेंजेस को कैसे छुटकारा पा सकते हैं या फिर उन चैलेंजेस से कैसे निपट सकते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट,
उसका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब इसके अलावा दूसरे टाइप के जो चैलेंजेज होते हैं वो है एमर्जिंग चैलेंजेस। एमर्जिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस होते हैं जो अभी रिसेंटली हमारे सामने आने लगे हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है, मॉडर्न एज आने लगता है या फिर न्यू टेक्नोलॉजी आने लगती है, तो नए चैलेंजेस हमारे सामने आने लगते हैं। तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के मामले में एमर्जिंग चैलेंजेस जो है वो ये है कि द चैलेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड employment to the rural person, and so more and more employment opportunities should be created outside agriculture. एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस टाइप से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अनुसार जो फार्म एरिया है वो बढ़ाया नहीं जा सकता, और फार्म एरिया जो हमारे पास रहेगा फार्मिंग के लिए वो लिमिटेड रहेगा। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए हमें ज़रूरी है कि दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर रूरल एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो गांव में जो लोग रह रहे हैं तो उनको एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर में भी जॉब देना ज़रूरी है। तो इसकी स्टडी भी हम डिटेल्स में करेंगे। द चैलेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज these two challenges are also new challenges, organic farming and sustainable development. Next, in all these challenges, first we will take the challenge of rural credit. rural credit की फैसिलिटी जो है लोगों को नहीं मिल पाने की वजह से, लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं मिलने की वजह से, या फिर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम उनके सफ़र करने लगते हैं। अगर मान लो किसान है तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स खरीदना, इंसेक्टिसाइड्स खरीदना, और हार्वेस्टिंग के लिए या कल्टीवेशन के लिए तो बहुत सारे मनी की ज़रूरत पड़ती है अभी प्रेजेंट टाइम में। और अगर मान लो कोई किसी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अगर मान लो कोई दूसरा जॉब है तो उसमें भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो विलेज एरिया में जैसे कोई कारपेंटर का काम करता है तो उसमें भी उसको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये हमारा एक चैलेंज है। गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज है कि गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन दे ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सके। सो द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर, दैट इज द शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो क्रेडिट तीन टाइप के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो बहुत ही कम समय के लिए लिए जाते हैं, जो स्पेशली फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए, HYV सीड्स परचेज करने के लिए, या फिर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो है उसको परचेज करने के लिए चाहिए होता है, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है और जिसको वापस पे किया जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखते हैं कोई भी क्रॉप ग्रो करते समय से ही हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब क्रॉप बिल्कुल पक करके तैयार हो जाती है फिर बाद में जब उसको मार्केट में सेल कर देते हैं तो फिर वापस किसान को इनकम होने लगती है। और जब वो किसान को जब अपना प्रोड्यूस मार्केट में सेल करने से मनी रिसीविंग होगी, उससे वो अपना वापस पे कर सकता है। तो जितना उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में जितना उसका मनी खर्च हुआ है, जब क्रॉप जब सेल करेंगे तो वापस उसको पे कर देंगे। तो इस टाइप के लोन जो होंगे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होंगे। मीडियम टर्म क्रेडिट उस टाइप के होते हैं जो ना तो छोटे समय के लिए या फिर बहुत लंबे समय के लिए नहीं लिए जाते, एक मीडियम टर्म के लिए लिए जाते हैं, जैसे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। तो इस टाइप के मीडियम टर्म लोन होते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नया इनोवेशन करना है तो किसान को ज़रूरत पड़ती है, और मीडियम टर्म लोन लेकर के वो 1-2 साल में फिर वापस जैसे जैसे उसको इनकम रिसीव होती है उसके अकॉर्डिंग फिर वापस उसको पे कर देगा। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट वो होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव काम करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं। जैसे किसी किसान के लिए मान लो डिगिंग ऑफ द वेल है, कुआं खोदना है, या फिर ट्यूबवेल लगाना है, या फिर हम कह सकते हैं पानी की पाइपलाइन लगाना है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया जाएगा जिसका पेमेंट वो लंबे समय तक करता रहेगा, या 10-15 साल तक उसका पेमेंट वो करता रहेगा, क्योंकि एक टर्म में उसके लिए उसका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और उस लोन की भी उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उसको पूरा करने के लिए
किसान आसानी से अभी बहुत कम समय में वो उसको पूरा नहीं कर पाता, तो लंबे समय तक वो उसको पूरा करता है। तो इस टाइप से क्रेडिट नीड्स जो होती है 3 टाइप की है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो रूरल एरिया में जो लोन लिया जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी ली जाती है, तो उसके कौन कौन से सोर्स होते हैं। बेसिकली इसके 2 सोर्सेज होते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज। पहले सोर्सेज वो होते हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं, और दूसरे टाइप के जो सोर्सेज होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल होते हैं। सो इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड कमीशन एजेंट्स एंड अदर्स। जो व्यापारी होते हैं जो किसान से अपना जो फार्म प्रोड्यूस है वो परचेज करते हैं, और किसान को फर्टिलाइज़र सेल करते हैं, और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सेल करते हैं। तो इस टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी किसान को लोन देते हैं। तो ट्रेडर से लिया हुआ लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन होता है। इसी टाइप से मनी लेंडर, गांव में मनी लेंडर होता है, उनका विशेष काम ही यही होता है कि दूसरों को लोन देना। तो वो मनी लेंडर भी लोन देते हैं और किसान उससे लोन लेता है, तो वो भी एक नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्स है। कमीशन एजेंट, कुछ कमीशन एजेंट भी होते हैं, वो भी लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रिलेटिव्स होते हैं, अदर्स में हम शामिल कर सकते हैं कि जो किसी फार्मर के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, तो उनसे भी वो लोन ले सकता है। तो उसको हम, उन सभी को हम नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्स कहेंगे। एंड वन थिंग वी observe that in non-institutional credit sources the interest rate is very high. So किसान उस इंटरेस्ट रेट को हाई इंटरेस्ट रेट को पे नहीं कर पाता है, तो किसान डेट ट्रैप में फंस जाता है, ऋण का जाल में किसान फंस जाएगा जिसको वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात इम्पोर्टेंट इसके अंदर यह है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो लोन लिए जाते हैं वो उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होती है। बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से अगर लोन कम भी लिया है तो वो बाद में उसका इंटरेस्ट जुड़ करके बहुत ज़्यादा लोन हो जाता है, और इतना ज़्यादा लोन हो जाता है कि फिर किसान उसको पे नहीं कर पाता है। सेकेंड सोर्स इज दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज, एंड दीज इंक्लूड्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, नाबार्ड एट्सेट्रा। सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होते हैं जिसका एग्जांपल यहाँ पे अभी दिया गया है, और बेसिकली हम कह सकते हैं बैंक्स। तो बैंकों के द्वारा लिया गया लोन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है, और इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लिया गया लोन उसकी इंटरेस्ट रेट कम होती है जनरली, तो किसान उसको टाइम पे कर सकता है। और दूसरी बात, एक पर्पजफुली ये लोन दिया जाएगा जिसकी वजह से किसान डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, उसमें कोई पर्पज़ नहीं हो, जैसे कि मान लो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए भी कोई व्यक्ति लोन ले सकता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे किसी रिलेटिव की मैरिज करनी है, या बेटा बेटी की किसी की शादी करनी है, या फिर कोई मृत्यु भोज करना है, इस टाइप के जो लोन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोडक्टिव लोन नहीं होते हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिल जाता है वो, और जिसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन बैंक से लिया गया लोन प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि बैंक तभी लोन देगा जिसमें कोई अच्छा पर्पज़ होगा, जैसे कि मान लो ट्यूबवेल खोदने के लिए, ये ट्यूबवेल लगाने के लिए, या फिर इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं HIV सीड्स परचेज करने के लिए। तो कुछ न कुछ प्रोडक्टिव पर्पज़ होगा तभी बैंक लोन देंगे। तो इस वजह से प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए दिया गया लोन वो किसान पूरा कर पाएगा, और वो डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा। और बैंकों से लिए गए लोन पे गवर्नमेंट भी छूट देती है इंटरेस्ट रेट पे, तो किसान को 0% इंटरेस्ट रेट पे या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल हो जाता है। सो द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, और जिसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्रिएट किए जाना चाहिए ताकि किसान को सस्ती रेट पे लोन मिल जाए। और गवर्नमेंट को भी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खोलने चाहिए, और किसानों को लोन देने के लिए और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ऐसे लोन देने में कोऑपरेटिव बैंक जनरली होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर और दूसरे कॉमर्शियल बैंक भी इसको लोन देते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो भी इस टाइप का लोन देते हैं। वो बेसिकली जैसे लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक भी लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, जिसमें जनरली जैसे ट्यूबवेल के लिए या फिर
और भी कोई इनोवेटिव काम जैसे पानी की पाइपलाइन के लिए या फिर किसी खेत की तारबंदी करने के लिए, तो इस टाइप के लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा और लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो नाबार्ड जो है वो डायरेक्टली किसी किसान को या फिर किसी पर्सन को डायरेक्ट लोन नहीं देता है। नाबार्ड प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द अदर बैंक्स, जैसे हमने आरआरबीज या लैंड डेवलपमेंट बैंक इनकी सब की बात की, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इनको नाबार्ड है वो फंड प्रोवाइड करता है और नाबार्ड डायरेक्ट किसी को लोन नहीं देता है। नाबार्ड जो फंड प्रोवाइड करता है बैंकों को, जिसकी वजह से बैंक है वो आसानी से फार्मर्स को लोन दे सकते हैं, और बैंकों के पास फंड अवेलेबल रहेगा तो फिर वो लोगों को आसानी से लोन दे सकते हैं और कम इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हैं। तो नाबार्ड का काम होता है कि सभी बैंकों को मजबूत करना, और जिसकी फुल फॉर्म होती है आपको याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर दैट दिस इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। यहाँ पे केरला ग्रामीण बैंक और एसबीआई का फोटोग्राफ दे रखा है। तो इस टाइप के जो बैंक्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। और क्रेडिट सोर्स में हम प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लोन की भी बात करते हैं। प्रोडक्टिव लोन वो होते हैं जिसको लेने के बाद में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी की जाती है और जिसकी वजह से न्यू प्रोडक्शन जनरेट होगा और न्यू इनकम जनरेट होगी, और उस इनकम जनरेशन की वजह से फिर हम वो लोन आसानी से पे कर देंगे। तो इस टाइप से वो प्रोडक्टिव लोन होगा। जैसे कि कोई किसान है वो किसी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए लोन लेता है, और क्रॉप के प्रोडक्शन में जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो लोन लेता है वो प्रोडक्टिव लोन होगा। इसी टाइप से कोई किसान ट्रैक्टर परचेज करने के लिए लोन लेता है, तो ट्रैक्टर से नई इनकम जनरेट होगी तो वो प्रोडक्टिव लोन होगा। इसी टाइप से कोई किसान है वो एनिमल हस्बेंड्री या पोल्ट्री, फिशरी, इनके लिए अगर लोन लेता है तो वो सभी लोन प्रोडक्टिव लोन होंगे। अब अनप्रोडक्टिव लोन कौन से होते हैं? अनप्रोडक्टिव लोन वो होते हैं जिनको लेने के बाद में, जिनको खर्च करने के बाद किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता, न ही कोई नई इनकम जनरेट होती है। तो किसान, कोई भी व्यक्ति या फिर किसान हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो लोन लेता है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, जैसे अपने बेटी की शादी करने के लिए लोन लेता है, या फिर और भी अपनी सोसाइटी में कुछ काम है, या पुराना लोन किसी से लिया था उसको वापस पूरा करने के लिए नया लोन लेता है, तो फिर उससे क्या होगा कि नई इनकम जनरेट नहीं होगी, और नई इनकम जनरेट नहीं होगी तो फिर हम उसको बोलेंगे अनप्रोडक्टिव लोन। सो बैंक्स ऑलवेज गिव द लोन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस और वी कैन से फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज, एंड द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, दे कैन ऑल्सो गिव द लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पज, बट बेसिकली दे गिव लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पज। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट जो है कि जब हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसके लिए कोलेटरल की ज़रूरत होती है, और कई बार क्या होता है कि मनी लेंडर या फिर ट्रेडर जो होते हैं वो बिना कोलेटरल के लिए भी लोन दे देते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स जो होते हैं वो भी बिना कोलेटरल के लोन दे देते हैं, लेकिन बैंक है वो बिना कोलेटरल के लिए लोन नहीं देते। बिना कोलेटरल के लोन मतलब कि बिना किसी गारंटी के वो लोन नहीं देते हैं। मान लीजिए आप ट्रैक्टर परचेज करने के लिए लोन लेते हैं, तो ट्रैक्टर एक कोलेटरल का काम करेगी। जैसे ही आप ट्रैक्टर परचेज करोगे तो वो ट्रैक्टर एक कोलेटरल हो गई, और अगर कोई किसान उस ट्रैक्टर का लोन पूरा नहीं कर पाएगा तो कमर्शियल बैंक उस ट्रैक्टर को वापस उसकी नीलामी करवा करके पैसा वसूल कर देगा। इसी टाइप से कोई लोग होम लोन लेते हैं, तो होम लोन भी एक होम लोन लेते हैं तो हमारा होम जो होता है एक कोलेटरल होती है, एक गारंटी होती है उसकी। तो जब हम होम लोन पूरा नहीं कर पाएंगे तो बैंक क्या करेगा, वो होम को ले लेगा और उसकी नीलामी करके वो हमारा लोन लिया हुआ पैसा वसूल कर लेगा।